यस, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। मैं आपको कंपनी का जो आपके अकाउंट्स है, पहला सब्जेक्ट उसका कंपनी अकाउंट्स वाला पार्ट में आप, दैट इज चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 11। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? कंपनी सीखने वाले हैं, कंपनी की अकाउंटिंग। आपको पूरा अकाउंट्स का सिलेबस वगैरह आपने शायद आई थिंक लिख लिया ना, सभी ने सिलेबस वगैरह किया है। तो उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे। और ये चैप्टर हम अलग से क्यों कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं अभी आपको। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, चैप्टर नंबर, जो चैप्टर नंबर 11 जो डील कर रहा है आपका अकाउंट्स के अंदर, वो पूरा का पूरा किससे डील कर रहा है? पूरा कंपनी अकाउंट्स। यानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसकी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। कंपनी यानी कि कॉरपोरेट में किस तरीके से अकाउंटिंग है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने टॉपिक भी क्या डाला? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पहले तो नाम समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पहले तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को मैं पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ। सबसे पहले शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा आपका क्या? रिडम्पशन। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज शेयर्स? क्या होता है शेयर्स? आपके क्या होते हैं? किसी को कोई आइडिया? शेयर्स किसी को भी नहीं? शेयर्स आप 11th और 12th क्लास में आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा। इसके अंदर आप शेयर्स वाला टॉपिक पढ़कर आए। शेयर्स होता क्या है? तेज। कंपनी जब भी क्या चाहिए होता है, कंपनी अगर मान लो जैसे मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए? पैसा चाहिए, कैश चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कंपनी अब कैपिटल रेस करने के लिए कहाँ कहाँ से सोर्सेज है उसके, क्या कर सकती है? कंपनी के पास से जो पैसा पड़ा हुआ है वो भी लगा सकती है। दूसरा, अपने क्या कर सकती है? कैपिटल को ब्रेक करके अपने खुद के शेयर्स भी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। और जब भी शेयर्स इशू करके जो भी कैपिटल रेस होगी उसी को क्या कर सकती है? काम में लेके तो चला सकती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? शेयर्स क्या होता है? शेयर्स का अगर सिंपल सी आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स जब कंपनी क्या करती है? कैपिटल को डिवाइड कर देती है, किसमें? इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्मॉल यूनिट्स में क्या कर देते हैं? कैपिटल में ब्रेक कर देती है, और उसको ही शेयर्स को ही हम क्या कह देते हैं? शेयर्स कहते हैं। अब आता है दूसरा। बच्चों, शेयर्स आपके दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? क्या होता है इक्विटी शेयर्स? आप बेसिक्स पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो? 11th 12th इसमें क्या होता है? व्हाट इज इक्विटी शेयर्स? फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं। ऐसे बोल सकते हैं ना, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? हमारी कंपनी के कर्ज होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके हमारी कंपनी के पास सारे राइट्स होते हैं चीज के लिए, डिसीजंस लेने के। क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। अब आते हैं, इक्विटी शेयर्स तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले हमने शेयर्स जाना, अब हम दूसरा क्या जान रहे हैं? व्हाट इज प्रेफरेंस? प्रेफरेंस क्या होता है? व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? ये शेयर्स के नाम से ही समझ में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब प्रेफरेंस किस चीज में दे रहे हो?
दो चीजों में, किस में, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन द पेमेंट ऑफ, यानी कि कंपनी जब भी क्या कर रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होगी इक्विटी वालों से भी पहले किस जाएगा, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा रेट, दूसरा प्रेफरेंस में दिया जाता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी जब भी वाइंड अप हो रही हो तो सबसे पहले कैपिटल का जो पैसा है वो इक्विटी को दिया जाता है या प्रेफरेंस को दिया जाता है, ऑब्वियस सी बात है प्रेफरेंस वालों को सबसे पहले इक्विटी का पैसा देने से इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्ड, समझ रहे हो। तो अभी तक मैंने दो वर्ड सीखे, व्हाट इज शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, कंपनी को जब भी कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, उसको हम क्या कह देते हैं, शेयर्स कहते हैं। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको दो टाइप की प्रेफरेंसेस दी जाती है। पहली प्रेफरेंस आपकी क्या है, पहली प्रेफरेंस इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरी प्रेफरेंस इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द। अब आ जाता है थर्ड, व्हाट इज रिडम्पशन, रिडम्पशन क्या होता है, रीपेमेंट, यानी कि हम इस पूरे टॉपिक का मतलब अगर कंबाइन मतलब समझे क्या कर रहे हैं हम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसका क्या मतलब हुआ, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब रीपेमेंट क्यों बोला, वापस पैसा, तो कब पैसा लिया था, जब जरूरत पड़ी थी तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू करे, वेरी गुड। जब हमें जरूरत पड़ी तो कंपनी, जब हमें कैपिटल चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किया, ठीक है। अब जब शेयर इशू किया तो कंपनी को कुछ टाइम बाद उनको वापस पैसा लौटाना तो है, अभी मैंने आपसे पैसा लिया तो मुझे कुछ टाइम बाद आपको लौटाना तो पड़ेगा ना, तो हमने प्रेफरेंस शेयर वालों से जो पैसा ले रखा है उसी को मैं क्या कर रही हूँ, रीपेमेंट कर रही हूँ, और इसी की अकाउंटिंग हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले, समझ रहे हो क्या सीखने वाले हैं हम लोग, कि हम प्रेफरेंस शेयर वालों का रीपेमेंट कैसे करेंगे, और यही चैप्टर ये, ठीक है। सबसे बेसिक सी बात समझ में आ रही है आप सभी को, ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऐसा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये चैप्टर आया क्यों, इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, आप पढ़ रहे हो, आपके ऐसा मत बोल देना कि सिलेबस में इसलिए पढ़ क्यों रहे हैं, जो रिडम्पशन वाला जो टॉपिक है कौन सा सेक्शन डील करता है, किससे सेक्शन डील करता है, सेक्शन सेक्शन 55 क्या डील करता है, इसे डील करता है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको कंपनीज एक्ट 2013 पता है, पढ़ा भी हुआ है अपने कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में एक सेक्शन नंबर 55 है जिसको कौन सा टॉपिक डील करता है, रिडम्पशन, यानी कि हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले, सेक्शन 55 पढ़ने, क्या पढ़ने वाले, सेक्शन 55। सेक्शन 55 आपको ये बताता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है जब भी किसी भी कंपनी को क्या करना हो, रीपेमेंट करना हो, किसका, प्रेफरेंस शेयर्स वालों, समझ रहे हो। अब ये सेक्शन 55 पहले नहीं हुआ था, तो मतलब पहले मतलब बहुत टाइम पहले ये नहीं हुआ करता था, तो इसके सेक्शन 55 को लॉ में डालने की रिक्वायरमेंट क्या आई, क्या लॉजिक्स थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से सेक्शन 50 करना पड़ा, एक्ट में डालना पड़ा और एक सेपरेट सेक्शन बनाना, क्या जरूरत थी, रिडम्पशन को लेके एक अलग से सेक्शन बनाया गया, क्या जरूरत थी, क्या लॉजिक्स थे, ये मैं अब आपको बताती हूँ किस तरीके से। पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हो, लॉजिक्स क्या है इसके पीछे, और फिर हम इसकी क्या करेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। तो हम सारे चैप्टर्स ही ऐसे पढ़ने वाले हैं कि इन डिटेल आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम कर क्यों रहे हैं ये सब चीजें, है ना। जब आपको समझ में आएगी कि हम ये चीज इसीलिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको क्या होगा, आपका दिमाग उसी तरह से चलना स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मैं आपकी एक बैलेंस शीट की हेल्प लूंगी, बैलेंस शीट ऑफ, मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट मैं बनाने जा रही हूँ, और जो अभी बैलेंस शीट में जो बना रही हूँ वो पुराने फॉर्मेट में बना, इस फॉर्मेट में बना रही हूँ, पुराने फॉर्मेट,
आजकल ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनती ना ऐसी। अभी हमारी कौन सी बैलेंस शीट बनती है? वर्टिकल फॉर्म में। टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट नहीं चलती है, पहले बनाते थे। जब से कंपनीज एक्ट आया है तब से हमारा शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बना, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से। अब हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए मैं इस बैलेंस शीट का हेल्प ले रही हूँ। ठीक है, चलेगा आप लोगों को? ये हमारा लाइबिलिटीज, क्योंकि क्या होता है इस वाले फॉर्मेट से जल्दी समझ में आ जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 12 लाख, liabilities is उससे ये बच्चों मैंने क्या बना दिया? बैलेंस शीट। ये सारे के सारे फिगर्स आपके क्या है? अज्यूम्ड फिगर्स हैं। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट समझने की एक बैलेंस शीट बना दी है, बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड। ठीक है, जहां पे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दिख रही है? 5 लाख रुपीज की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दिख रहा है? 10 लाख रुपए का। जनरल रिजर्व कितने का दिख रहा है? 7 लाख। और लाइबिलिटीज कितने की दिख रही है आपकी? 8 लाख रुपए की। बैंक दिख रहा है 5 लाख और अदर एसेट है 5 लाख, 25 लाख सॉरी। चले बच्चों, अब आप एक बात बताना मुझे, इस कंपनी में टोटल कैपिटल का पैसा कितना लगा हुआ है? टोटल कैपिटल का पैसा कितना लगा हुआ है? टोटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस को मिला के टोटल पैसा जो लगा हुआ है वो कितना है आपका? 15 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, सोचना लॉजिकली, जब भी यह कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट का सबसे पहले किसको प्रॉफिट का पैसा सबसे पहले किसका पैसा चुकाने में काम मिलेगी? तो घर पे ले जाएगी खुद के या किसके? आउटसाइडर लाइफ। वेरी गुड। सबसे पहले अगर जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगी ना कंपनी, तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी काम मिलेगी। फिर जैसे ही आउटसाइड लाइबिलिटी आपकी फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, देन जो भी पैसा बचेगा फिर किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस को। और फिर जो उसके बाद भी जो पैसा बचेगा वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी वालों को। ठीक है, अब बच्चों आज कंपनी क्या कर रही है? आज कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रेफरेंस शेयर वालों का प्रीपेमेंट। क्या कर रही है? प्रीपेमेंट कर रही है। कितने कैपिटल का? 10 लाख रुपए की कैपिटल का। जब लाइबिलिटी वालों ने इस कंपनी को पैसा दिया था ना, तब ये देख के दिया था कि कर्ज का पैसा यानी कि कैपिटल वालों का पैसा कितना लगा हुआ है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब भी पैसा लोन के तौर पे देगा ना, तो पूरा क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करके ही देता है, ऐसे ही नहीं दे देता। अब जैसे आज मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांगू, तो मैं पहले क्या चेक करूंगी कि तुम एक्चुअली में मुझे वो पैसा दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। मैं तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन एक्चुअली में मुझे वो 1 लाख रुपए रिटर्न भी होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं सारा क्या करूंगी? पूरा इन्वेस्टिगेशन करूंगी, आपके बारे में जानूंगी, सारी बातें पूछूंगी हर किसी से कि मैं इसको पैसा दे सकती हूँ क्या, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके तभी जाके मैं क्या करूंगी? 1 लाख रुपीज। तो ऑब्वियसली बात है, जब कंपनी बाहर वालों से पैसा लेगी के तौर पे, लाइबिलिटी वालों से पैसा लेगी, ऐसी बात है पहले घर का पैसा कितना लगा हुआ है, ये बाहर वालों से पैसा ले जा रही है और काम करे जा रही है। कल को मान लो डूब भी गया तो इनका पैसा तो कुछ देगा ही नहीं, सारा पैसा किसका डूब जाएगा? समझ रहे हो क्या? तो
तो अब क्या होगा, लाइबिलिटी वालों ने क्या देख के पैसा दिया कि हाँ भाई कैपिटल वालों का पैसा, इसमें घर वालों का पैसा कितना लगा हुआ है, एक तरीके से कैपिटल कितनी लगी हुई है 15 लाख रुपए की, तो कल को कंपनी लॉस में भी जाएगी तो हमारा रीपेमेंट आराम से जाएगा। सही बात है। लाइबिलिटी वाले तो यही सोच के क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को पैसा, अब कंपनी क्या कर रही है, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, एक्स लिमिटेड आज अपने प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा रिडीम कर, तब मुझे एक बात बताओ, जब लाइबिलिटी वालों को ये बात पता चलेगी, क्या बात पता चलेगी, ये कंपनी क्या कर रही है, कैपिटल वालों का रीपेमेंट कर रही है, मुझे बताओ कौन परेशान हो जाएगा, किसका ट्रस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा, फिर कौन परेशान होगा, किसको लगेगा कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं, परेशान कौन हो जाएगा, लाइबिलिटी वाले। लाइबिलिटी वाले ये बोल, हमारा पैसा दिए बिना तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रेफरेंस वालों का पैसा चुका रहे हो, पहले तुम्हें हमें पैसा देना चाहिए, फिर जो पैसा बचेगा फिर तुम क्या करना, अपने कैपिटल वालों के लिए देना। समझ रहे हो। तो इससे सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा, जब लाइबिलिटी वालों को ये बात पता चलेगी कि ये कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा दे रही है, तो सबसे ज्यादा परेशान डर किसको लगेगा, लाइबिलिटी वालों को। क्यों क्यों डर लगेगा, कल को मान लो फ्यूचर में कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई या लॉस मेकिंग हो गई, तो हमारा पैसा कैसे चुकेगा, कि कैपिटल वाला की जो भी प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उसका सारा का सारा पैसा कर लेके, मतलब कैपिटल का रीपेमेंट कर रही है उससे, तो समझ रहे हो क्या। तो परेशान कौन हुआ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वाले परेशान होकर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कंपनीज एक्ट के पास। और कंपनीज एक्ट को बोला, लाइबिलिटी वाले बोले कि ये कंपनी जो है ना एक्स लिमिटेड गलत काम कर रही है, क्या बोले, गलत काम कर रही है कि हमारा पैसा दिए बिना ये कैपिटल वालों का पैसा रीपे कर रही है। तो जब कंपनीज एक्ट ने लाइबिलिटी वालों की बात सुनी, तो लाइबिलिटी वाले क्या कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट ने किससे पूछा, एक्स लिमिटेड से पूछा, कंपनीज एक्ट ने किससे पूछा, एक्स लिमिटेड से। ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसे तो फिर लाइबिलिटी वालों का तो ट्रस्ट क्या हो जाएगा, जाएगा। कोई भी किसी भी कंपनी को कोई पैसा ही नहीं देगा कभी भी, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो, फिर लाइबिलिटी। पता है एक्स लिमिटेड ने क्या, एक्स लिमिटेड कहा कि मैं खुद भी क्या हूँ, मजबूर हूँ, किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए, क्योंकि जिस टाइम मैंने प्रेफरेंस शेयर वालों से पैसा लिया था, मैंने उसको कमिट किया था कि आज के दिन मैं तुम्हारा सारा का सारा पैसा चुका दूंगा, वापस कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। क्या करूं मैं, क्या हूं, मजबूर हूं, क्या करना पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। लाइबिलिटी वालों का मेच्योरिटी आज नहीं है क्या, जिनको मुझे पेमेंट करना, जिसका मेच्योरिटी आज है ही नहीं, तो कैसे कर दूं, मेरे को मेरा जो मेच्योरिटी है वो किसका है, आज मैंने डेट कमिट किया था प्रेफरेंस शेयर वालों का, तो उन्हीं का पैसा मुझे क्या करना है, चुकाना। अब जब कंपनीज एक्ट ने लाइबिलिटी वालों की भी सुनी और कंपनीज की सुनी एक्स लिमिटेड, तब दोनों की बातें सुन के कंपनीज एक्ट को क्या लगा, ये दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, सही बोल। तो कंपनीज एक्ट ने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला, क्या करा, बीच का रास्ता निकाला, बीच का रास्ता बोले सेक्शन 55 को कर दिया, सेक्शन 55 को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, सेक्शन 55 करने के पीछे कारण क्या था, क्या कारण था, लाइबिलिटीज वालों को प्रोटेक्ट करना। क्या कारण था, लाइबिलिटीज वालों को प्रोटेक्ट करना। कल को मान लो कोई कंपनी कैपिटल का भी रीपेमेंट कर रही है, और उनको करना भी पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद क्या करना होता है, हमें पेमेंट करनी होती है, किसका पेमेंट करना होता है, प्रेफरेंस वालों का, ये अभी टाइम पीरियड बताऊंगी। लेकिन अब जब सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हो गए, लाइबिलिटी वाले प्रोटेक्ट हो गए। और अब मुझे क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, बेसिकली मुझे ये पढ़ना है कि सेक्शन 55 की कंडीशन क्या है। मतलब कंपनीज एक्ट ने बोला कि जब भी कंपनी को क्या करना हो, प्रेफरेंस शेयर वालों का रीपेमेंट करना हो, तो उसे सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 55 की कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सेक्शन 55 में बहुत सारी कंडीशन डाल दी कंपनीज एक्ट वालों ने, और सेक्शन 55 के अंदर कंडीशंस को पहले फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाके कोई कंपनी क्या कर पाएगी, कंजम्पशन रीपेमेंट कर पाएगी। समझ में आ रहा है क्या। अभी एक स्टोरी तुम्हें ऐसा लग रहा हो क्या है, लेकिन जब
कनेक्ट करोगे ना आने वाले टाइम में, बहुत आसान लगेगी। अब ये मैं तुम्हें जब कल जब कंडीशंस बताऊंगी ना, कंडीशन जब तुम रिलेट करोगे आज वाली स्टोरी से, तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइबिलिटी वाले कैसे प्रोटेक्ट हो गए और लाइबिलिटी वाले किस तरीके से सेटिस्फाई होंगे फॉर आफ्टर कंप्लाइंग द सेक्शन 50। समझ में आ रहा है? अभी इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तो मेरे क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पेमेंट करती है कंपनी, तो उसके पीछे कारण है आपका सेक्शन 55 की कंडीशंस को कंपनी को करना होगा, कंप्लाई करना होगा, तभी जाके वो क्या कर पाएगी, रिडम्पशन कर पाएगी। तभी जाके क्या कर पाएगी, रिडम्पशन करने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन जब भी कंपनी करेगी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसे, सेक्शन 55 की कंडीशंस को कम, जब भी जाके कंपनी क्या कर पाएगी, रिडम्पशन कर पाएगी। तो हर कंपनीज के लिए अप्लाई हो गया, जब आपका कोई भी सेक्शन एक्ट के अंदर जाता है तो वो सभी कंपनीज के लिए क्या हो जाता है, एप्लीकेबल। यानी कि जो भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर वालों का क्या करना चाहती है, रीपेमेंट करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले सेक्शन 55 की कंडीशंस का क्या करना होगा, कंप्लाई करना होगा, तभी जाके वो क्या कर पाएगी, इजिली अपने प्रेफरेंस शेयर वालों को रीपेमेंट कर पाएगी। समझ रहे हो? अब बच्चों कोई टाइम पीरियड है क्या प्रेफरेंस शेयर को, पता नहीं है, बस ऐसे ही होगा। जो प्रेफरेंस शेयर्स जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हमारे एक्ट में रखा है वो कितना है आपका, 20। कितना है, 20 ईयर। यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है आपका, 20 ईयर। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में कितना टाइम पीरियड है आपका, 30। यानी कि कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितने टाइम तक रख सकती है, कितने टाइम तक रख सकती है, 20 साल तक। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में 30 साल तक। यानी कि 20 साल बाद उसे क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। जो कैपिटल आज मैंने रेस करी है बाय इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर्स, अब उसको आपको एक टाइम पीरियड के बाद क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 20 साल बाद उसे क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी लॉफुली आपको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या आप सभी? और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में क्या टाइम पीरियड है, 30 ईयर्स। तो टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड अलाउ कितना किया गया, 20 ईयर्स नॉर्मल कंपनीज के केस में। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मैक्सिमम टाइम पीरियड पे द रिडम्पशन टू रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स इज 30। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा बच्चों, आप लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पता है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या क्या टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, याद ही नहीं? अच्छा ये पता है तुम्हें, कन्वर्टेबल, नॉन कन, रिडीमेबल और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। और इतना, यही यही होता है बच्चों, नॉर्मली बेसिक से अगर हमारी टाइप्स के होते हैं। अच्छा मुझे बताओ आप, रिडीमेबल और इररिडीमेबल इसका क्या मतलब हुआ, जो कभी होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको क्या करना होता है, रीपे करना होता है। लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिसको आप जब तक कंपनी चल रही होती है ना तब तक आप रीपे नहीं कर सकते हो, केवल और केवल तब रीपे करोगे जब कंपनी का क्या हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा। समझ में आई इतनी बात? दूसरा आता है आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। इसका क्या मतलब, हाँ, आपके प्रेफरेंस शेयर्स फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट इस फॉर्म में, इस शेयर्स में। नॉन कन्वर्ट क्या होते हैं, कभी भी convert नहीं होते, उसको आपको क्या करना होता है, एक टाइम पीरियड के बाद पे करना हो। उसके बाद आता था क्यूमुलेटिव और नॉन। बताओ व्हाट इज क्यूमुलेटिव, इज नॉन, व्हाट इज क्यूमुलेटिव, नॉन, क्यूमुलेट होना, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्यूमुलेट
तब एक तरीके से समअप होता जाता है, क्यूमुलेट होता जाता है। और नॉन, इसमें समअप नहीं होता, किसका? इंटरेस्ट कहाँ से? डिविडेंड। डिविडेंड का नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि कहने का मतलब है, आपको पता है ना प्रेफरेंस शेयर वालों पे डिविडेंड और एक फिक्स परसेंटेज से डिविडेंड दिया जाता है। जैसे मैं मान रही हूँ कि आपका 10% का डिविडेंड है, मान रहे हैं कि हम लोग 10% का डिविडेंड हर साल कम प्रेफरेंस शेयर वालों को, लेकिन मान लो मेरे को इस बार क्या हो गया, लॉस हो गया, और मैंने इस साल क्या नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया। तो जब मैं अगली साल मेरा प्रॉफिट होगा तब मैं क्या करूंगी, मेरा ये प्रॉफिट, मेरा ये जो डिविडेंड है वो अगली साल क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, तो कंपनी को कितने टाइम का डिविडेंड देना पड़ेगा, पूरा साल का, जो इस साल नहीं दिया वो प्लस करंट ईयर का। समझ रहे हो? क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाता है आपका डिविडेंड। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जिस साल में दिया तो ठीक, जिस साल में नहीं दिया तो खत्म है खेल उसका, मतलब कभी दोगे भी नहीं उसका। सही है क्या? मतलब वो क्या होता है, आगे आने वाले सालों में कभी रिपेमेंट नहीं होता। जिस साल में आपने दे दिया उस टाइम पीरियड तक ठीक है, जिस साल में नहीं दिया वो कभी आप मांग भी, दैट इज क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। लेकिन हमारे इस चैप्टर के अंदर दो ही टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। तो रिडीमेबल क्या होता है, जिसका रिडम्पशन होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, उसे हम क्या कह देते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इररिडीमेबल क्या होता है कि हमारा जो जब भी कंपनी जब तक चलती है तब तक उनका रिडम्पशन नहीं होता, केवल और केवल किस टाइम रिडम्पशन होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, समझ में आ रही है? थोड़ा सा बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, और मुझे एक बात बताओ, क्या अभी हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में कंपनीज में, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर रिलेट करें, तो क्या कंपनीज को अलाउड है क्या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर, अलाउड है? नहीं है। जो आज पहले बैन हो गया है हमारा, यानी कि इररिडीमेबल शेयर्स कंपनी कभी इशू कर ही नहीं सकती है। केवल और केवल कौन से प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ रही है आपको? अब बच्चों सेक्शन 50 से क्या कंडीशंस डाली जिससे लाइबिलिटी वाले क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। मतलब उनको जो डर लग रहा था, किस चीज का डर था, जो कैपिटल का मुझे रीपेमेंट कर रहे थे कंपनी, उससे वो क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। अब वो क्या, उनको डर नहीं है। अगर कैपिटल का रीपेमेंट भी करा जाए तो भी उनको किसी बात का डर नहीं है। तो ऐसा क्या कंडीशंस है कि जिसकी वजह से लाइबिलिटी वाले क्या हो गए, सेटिस्फाई हो। सबसे पहले हम, पहले एक बार मैं आपको टॉपिक का पूरा मतलब बता देती हूँ। लिखें एक बार, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखें, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन 50 कंडीशंस को लिखेंगे। एक एक करके सेक्शन 50 कंडीशंस को हम देखेंगे और उसके ऊपर मैं आपको हर एक कंडीशन के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर। तो अब हम लोग अकाउंटिंग की तरफ चल रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ मेरा क्या था, नॉर्मल इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग की तरफ। रिडम्पशन के हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, लेकिन पहले अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया आपको एक बार वो लिख। तो शेयर्स के मतलब लिखेंगे और मीनिंग ऑफ शेयर्स, मीनिंग ऑफ शेयर्स, अ कंपनीज कैपिटल is divided into small units. Each unit, each unit is called, हर एक यूनिट का क्या कहा जाएगा, शेयर्स कहा जाएगा। उसके बाद सेकंड लिखो ऑफ, दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज have the preference
प्रेफरेंस आती है पहला ए, इन द इन द पेमेंट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेकंड प्रेफरेंस किसमें दी जाती है? इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग द कंपनी। यही बातें डिस्कस करी थी हम लोगों ने। Preference shares are those in which they have the preferences in the payment of dividend, in the repayment of capital at the time of winding up the company. उसके बाद लिखेंगे थर्ड पॉइंट, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। जो मीनिंग ऑफ रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट, सिंपल सा मतलब है रीपेमेंट का। अभी पता है आप लोग अभी किसका रिडम्पशन पढ़ रहे हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी आपके सिलेबस में एक और रिडम्पशन है, किसका? डिबेंचर्स का। तो हम डिबेंचर्स का रीपेमेंट भी पढ़ेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स का भी रीपेमेंट पढ़ रहे हैं। तो रिडम्पशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? रीपेमेंट करना। अभी हम किसका रीपेमेंट की बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर्स के रीपेमेंट। फोर्थ पॉइंट डालेंगे, फोर्थ पॉइंट डालेंगे, टाइम पीरियड, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स। टाइम लिमिट क्या बताई मैंने अभी आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे करने की? 20 साल। टाइम लिमिट टू रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स इज मैक्सिमम 20 ईयर्स। बच्चों क्या मैक्स हमेशा 20 ईयर्स में पेमेंट कर रीपे करना है क्या? नहीं, मैक्सिमम 20 ईयर्स है। आप कम का भी टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कोई कंपनी 5 साल में रीपे कर रही हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 15, और हो मैक्सिमम से मैक्सिमम कब तक करना पड़ेगा? 20 साल। 20 साल के बाद कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रह सकता, उसको आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा? रीपे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसी पॉइंट में लिखेंगे इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, टाइम लिमिट रीपे द प्रेफरेंस शेयर्स is 30, that is 20 years and 30 years. 20 years and 30 years. डन सभी का? अब बच्चों आगे चलेंगे। अब क्या करने जा रहे हैं? ये तो था नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का मतलब ही देखा है एक तरीके से, और टाइम लिमिट देखी। अब मुझे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है? पूरा क्या पढ़ना है? कंडीशंस। किसकी कंडीशंस? सेक्शन 55 की। तो हमें क्या पढ़ना है? अब कंडीशन एक एक करके पहले कंडीशन पढ़ेंगे कि सेक्शन 55 में क्या क्या कंडीशंस दी गई है, क्या और कंपनी को किस तरीके से सेक्शन 55 की कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पहली, कंडीशन, कंडीशंस और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की आपकी कंडीशंस क्या है? और बच्चों ये कंडीशंस आपके कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन
ये सेक्शन 55 की कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो की कंडीशंस आपकी कहाँ दी गई है, सेक्शन नंबर 50। अभी कंडीशंस क्या क्या है एक एक कर पढ़ते हैं और एक एक कंडीशन के ऊपर आपको एक एग्जांपल कर, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, रिडम्पशन के, जहाँ पे हम लोग कंडीशंस को रीड करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, पहली सेक्शन 55 ने कंडीशन डाली, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, paid up preference shares can be redeemed. Fully paid up preference shares can be redeemed. की कंडीशन ये, fully paid up preference shares can be redeemed। बच्चों ये fully paid up का मतलब सेक्शन 55 ने सबसे पहले कंडीशन डाली कि आप केवल और केवल उन्हीं शेयर्स को रीपे कर सकते हो जो शेयर्स क्या हो, फुल्ली पेड। अब ये फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है, पैसे आ गए, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फुल्ली पेड अप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, फुल्ली पेड अप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते, दो केसेस बना देती, केस ए एंड केस, मान लेते हैं आपके 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे, कितने रुपए वाले, ऑफ रुपीज 10 के शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपए का है प्रेफरेंस शेयर, और कितने शेयर्स हैं टोटल, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। केस नंबर ए, फीस 8 कॉल्ड अप एंड पेड अप, and second case is fees 10 but fees 2 is falls in on 1 लाख शेयर्स, पूरे 1 लाख शेयर्स पे मैं क्या मान रही हूँ, फॉल्स इन, ठीक है। अब जो केस नंबर ए क्या कह रहा है, फुल्ली पेड अप का मतलब समझ रहे हैं हम। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, पहली बात तो मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं, व्हाट इज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का जो शेयर है वो आपने कॉल भी कर लिया और रिसीव भी, उसे हम क्या कह देते हैं, पेड अप। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताना, शेयर है कितने का, 10 रुपए का, 8 रुपीज कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब मुझे बताओ क्या कंपनी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है क्या, केस नंबर ए के अंदर कर सकती है, सकती, सेक्शन 55 अलाउ नहीं करेगा, सेक्शन 55 अलाउ नहीं करेगा। सेक्शन 55 में क्या कंडीशन रखी गई, आप उन्हीं शेयर्स को रिडीम कर सकते हो जो कि क्या हो आपके, फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब यानी कि जो शेयर का आपका फेस वैल्यू है वो आपका कॉल भी होना चाहिए और रिसीव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप रिडीम करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, उससे क्या बनाना पड़ेगा, पेड अप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, कॉल करेंगे, समझ रहे हो, कॉल करेंगे ना, कॉल करेंगे और पैसा मंगवाएंगे तो हमारे शेयर्स क्या हो जाएंगे, पेड अप। अब जब फुल्ली पेड अप बन गए तो अब आप क्या कर सकते हो, इजीली रिडम्पशन। सेक्शन 55 की कंडीशन को आपको हमेशा सबसे पहले फुल, तभी कंपनी क्या कर पाती है, इजीली रिडम्पशन कर पाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, 2 रुपए कॉल करेगी, कॉल एंड 2 रुपए ही कंपनी क्या करना चाहिए, रिसीव भी करना चाहिए, तभी जाके क्या कर सकती है, वो भी पेड अप कंसिडर करा जाएगा। यानी कि कॉल भी कर ले और रिसीव भी कर ले, जब तक रिसीव नहीं होगा ना तब तक आप उसे क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या, कंपनी ने अपनी साइड से तो पूरा कॉल कर दिया, पूरा 10 रुपए मंगा लिया, लेकिन कुछ नालायक, कुछ नहीं सारे ही नालायक शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने क्या नहीं किया, 2 रुपए कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब समझते हो क्या होता है, कॉल्स इन अरियर्स, हमने मंगाया लेकिन हमने शेयर होल्डर ने हमें पैसा
नहीं दिया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। अब देखो 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर पे कितना पैसा नहीं आया, तो क्या अब इस कंडीशन को मैं पेड अप कह सकती हूँ क्या? भी पेड अप का मतलब तो क्या, कंपनी कॉल भी पूरा शेयर कर ले और कंपनी रिसीव भी पूरा हो जाए 10 रुपए। लेकिन इस केस में कंपनी को 2 रुपए पूरे 1 लाख शेयर पे रिसीव, कंपनी क्या अभी रिडम्पशन कर सकती है क्या? सकती। सेक्शन 55 आपको अलाउ नहीं करेगा। सेक्शन 50 पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख शेयर पे 2 रुपए पहले रिसीव करने पड़ेंगे, पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, रिडम्पशन कर पाओगे। तो मैंने 2 केसेस लिए। अगर कोई भी शेयर आपका पार्टली पेड अप है, पार्टली मतलब कुछ शेयर का पैसा अभी भी बाकी है, पार्टली पेड अप है, तो सबसे पहले आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप। अगर आपने कॉल पूरा कर दिया लेकिन कुछ ना कुछ आपका क्या है, कॉल्स इन अरियर्स है, तो जब तक कॉल्स इन अरियर्स का पैसा उन शेयर्स पे रिसीव ना हो जाए ना, तब तक आपने क्या नहीं कर सकते, उन शेयर्स को रिडीम सकते। समझ में आ रही? पहली कंडीशन सभी को समझ में आई? अब इसी के ऊपर आप एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आपको समझ में आया तो मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर चाहिए आप लोगों से। 20 साल बाद भी रिसीव नहीं हो तो कंजम्पशन नहीं, फिर उसका दूसरे तरीके से करा जाएगा, या तो उसके शेयर्स को फिर फोरफिट कर लेंगे, तो मतलब उनके शेयर्स को कैंसिल कर, पैसा ही नहीं देंगे। समझ रहे हो? 2 ही ऑप्शन है, या तो वेट करो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक, नहीं आया तो फिर उनके शेयर्स को क्या कर लो, कैंसिल कर दो, कि कैपिटल कैंसिल कर दो, और जितना पैसा आ गया वो अपना क्या हो गया, एक तरीके से हमारी तो इनकम। चलिए एग्जाम्पल 1 लिखते हैं। 1,10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया आपका, 10 लाख। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स ऑफ रुपीज ऑन 20,000 शेयर्स, दैट मीन्स 40,000 आपका कॉल्स इन अरियर्स है, पैसा कितना, 9,60,000। अब आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मैनी प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कैन रिडीम। अब आप मुझे बताओ कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी रिडीम कर सकती है, एक भी नहीं कर सकती। कॉल्स 20 साल के बाद की बात है, अभी तो कॉल्स इन अरियर्स चल रहा है, शेयर्स पे चल रहा है, 10,000 शेयर्स पे। तो अब मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंपनी कितने शेयर्स शेयर्स रिडीम कर सकती, 80,000। वेरी गुड। किस किस का आंसर 80,000 है अभी, आप सभी का ही पूछना है, क्या डाउट है क्या? हाँ हाँ हाँ, इसमें डाउट का, मैंने क्या बताया आपको, सेक्शन 50 सेक्शन क्या कहती है, अरे सुनो, सेक्शन 50 सेक्शन क्या कहती है, सेक्शन 50 सेक्शन ये कहती है कि अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं, तो जब तक आपके शेयर्स फुल्ली पेड, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। तो 1 लाख टोटल शेयर्स थे, उसमें से कॉल्स इन एरियर्स केवल कितने शेयर का है, 20,000 शेयर्स का है, तो कंपनी कितने शेयर रिडीम नहीं कर सकती, 20,000, क्योंकि 20,000 शेयर्स अभी फुल्ली पेड अप नहीं है। फुल्ली पेड अप कब होंगे, जब इस कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आपको रिसीव हो जाए, है ना, तभी तो फुल्ली पेड अप बनेंगे ये, क्योंकि कंपनी ने अपनी साइड से तो कॉल कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर की तरफ से अभी तक पैसा नहीं मिला। तो जब भी मुझे शेयर होल्डर से पैसा मिल जाएगा, तब तो मेरे ये शेयर फुल्ली पेड अप बन जाएंगे, और जब मेरे ये शेयर्स फुल्ली पेड, तब तो कंपनी रिडीम्शन रिडम्पशन कर सकती है ना।
अरे सही है, अभी शेयर्स रिडीम करें, मैं ये पूछ रही हूँ। 80,000, ये 80,000 शेयर्स तो पूरे के पूरे क्या हैं आपके? आंसर क्या है आपका? आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, कंपनी कैन रिडीम, कंपनी कैन रिडीम 80,000 preference shares, 80,000 preference shares, कंपनी कैन रिडीम 80,000 शेयर्स। बच्चों 20,000 क्यों नहीं कर रही? क्योंकि क्या है, फुली पेड अप है ही नहीं, जब तक फुली पेड अप नहीं होगा तब तक वो रिडीम। अब आप दूसरी कंडीशन लिखेंगे, पहली कंडीशन का एग्जाम्पल हो, अब अपन दूसरी कंडीशन लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन का। तो इसमें 3 कंडीशंस है, सेकेंड कंडीशन का पार्ट ए, सेकेंड कंडीशन का पार्ट ए। अभी एक बार के लिए मैं कंडीशन लिखवा दूं, फिर आपके है ना ICAI का स्टडी मैट पे चलेंगे, ठीक है? स्टडी मैट में जो जो क्वेश्चंस है, हम लोग सारा स्टडी मैट का क्वेश्चन कवर करेंगे, सब कुछ हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। आपका जो कवरेज रहेगा, मेरा पूरा का पूरा ICAI का जो स्टडी मटेरियल है कवर करेंगे, प्लस उस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे सारे कवर, पूरा क्लास में ही कवर। सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको क्या करूंगी, बाकी जितने भी क्वेश्चंस है, मेरी कोशिश रहेगी 70 to 80% हम क्वेश्चंस क्लास में ही करें, 20% क्वेश्चंस आप क्या करें जो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? और हमारी कवरेज क्या रहेगी, कहाँ कहाँ से हम लोग कंटेंट पढ़ने वाले हैं, एक तो ICAI का स्टडी मैट प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके, ठीक है? पहला लिखेंगे, टू इशू issue new shares, issue new shares up to the face value, up to the face value redeemable preference shares, up to the face value of the shares। इसके बाद बच्चों इसमें और डालना, और वाला पार्ट अभी मैं पहले लिखवा देती हूँ आज, आपको ये कंडीशंस में कल डिस्कस करूँ, ठीक है? ट्रांसफर एन अमाउंट equivalent face value into the face value redeemable preference shares free reserves to capital redemption reserve, that is CRR, capital redemption reserve, that is CRR। Transfer an amount equivalent to the face value of all preference shares reserves to CRR। सभी ने, ये आपकी सेक्शन 50 कंडीशंस है, ठीक है? अब इसके ऊपर यही कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी है प्रैक्टिकली। इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में हम क्या करने, आपके क्वेश्चंस कैसे, रिडम्पशन तो कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन का करेंगे क्या, जर्नल एंट्री पर। इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर आपको क्या पास करना है, जर्नल एंट्री, किसके रिगार्डिंग, रिडम्पशन। तो कल ये जो मैं कंडीशंस है, इसके थ्रू हम लोग क्या सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, ठीक है? आज मेरा बेसिक सा इंट्रोडक्शन क्लास था,
कल हम लोग क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग चलेंगे और कल से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके आईसीएआई के स्टडी मैट से करना स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग फाइंड अप करते, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।